बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि हमें संघ का आदेश मिला है बात करने के लिए, समूहों की भारत में वर्तमान स्थिति और उसमें महिलाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण विषय सर ने रखा है। और स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है, खराबी है अभी सभी समूहों की। पहली बात तो इसमें बात यही आती है कि लोग अपनी मूल पहचान ही नहीं पहचान पा रहे हैं कि हम समण हैं, ये मूल निवासी हैं, बहुजन हैं, क्या है। लोग मतलब भ्रमित हैं। तो ऐसी परंपराएं चल रही हैं, उन परंपराओं के तहत इतना प्रचार प्रसार, जिसको झूठ तंत्र हम बोलते हैं उसको, उसके तहत इंसान जो हमारे समाज के भाई बहन हैं हाँ वो बोलो। समझ ही नहीं पा रहे हैं। जितना प्रचार प्रचार है, घर में भी घुसा है, गली मोहल्ले, बड़े बड़े अभी ये वर्तमान सरकार है वो जानबूझ करके सरकारी पैसे का दुरुपयोग उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के धर्म को मानने वाले लोगों को लगा रही है। जबकि संविधान कहता है कि आप सरकारी तौर से सार्वजनिक स्थलों पे आप कोई भी अनुदान वगैरह नहीं करें, कार्यक्रम नहीं करें। लोग व्यक्तिगत कर सकते हैं अपना, लेकिन सरकार की भागीदारी सभी धर्मों में समान रहेगी मानने वालों में। वो संविधान ने सबको अधिकार दिया है, लेकिन अभी सब जानबूझ के किया जा रहा है। और सबसे गहरी बात यह है कि जो हमारे समण हैं, बहुजन मूल निवासी हैं, इनको उन परंपराओं से कोई लेना ही देना नहीं है। सबसे बड़ी बात, जितनी परंपराएं चल रही हैं, हम रात दिन सुबह जगने से और रात सोने तक वो सपने में भी आती हैं, तो उन परंपराओं का हमारा कोई लेना ही देना नहीं, क्योंकि वो हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है। भारत में जैसे कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भी बाद में कंक्लूड किया अपने उसमें कि भारत में दो संस्कृतियों के बीच में झगड़ा चल रहा है, वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। वो आज से नहीं है, जब से बाहर से लोग आए हुए लोग हैं तब से ये चल रहा है। और आज संविधान ने जब सबको समान अधिकार दे दिया, सबको ऊंच नीच की भावना खत्म कर दी। संविधान कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द ओनर ऑफ इंडिया, हम सब मिल करके हम सब भारत के मालिक हैं। सबके अंदर समानता, बंधुता, भाईचारा, न्याय और स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए, स्वयं का भी करना चाहिए, सबका करना चाहिए। लेकिन जिनके हाथों में ये व्यवस्था चलाने के लिए है, वो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जो संविधान की मूल भावना है उसके भटके हुए लोग हैं। और हमारे लोग जो भ्रमित लोग हैं, किसी कारणवश परंपराओं से भ्रमित किए गए हैं, वो उनका साथ देने में लगे हैं, क्योंकि उनको अपनी पहचान ही नहीं मालूम है कि हम कहाँ के हैं, क्या है। एक्चुअली जो जो बहुत दूर का समाज है, वो खोया हुआ समाज है। वो बस जिंदगी जी रहा है, खाना पीना खा रहा है, पढ़ाई कर ले रहा है, नौकरी कर ले रहा है, व्यवसाय कर ले रहा है, और बस थोड़ी बहुत जिंदगी जो मिलती है प्रकृति ने दी है वो अपना जीता है। बाद में बीमार भी पड़ते हैं, जब आप सही समय से न खाएंगे, न पिएंगे, न ध्यान देंगे, काल्पनिक चीजों में पड़े रहेंगे, तो शरीर तो प्रकृति के हिसाब से चलता है। तो वो जब दिमाग में बीमारी होती है ना, तो शरीर में भी उतर आती है, तो आप स्वस्थ भी नहीं रह पाएंगे। आप देखिए कितना लोग डायबिटीज से पीड़ित। अब तो डॉक्टर साहब लोग जुड़े हैं, वो तो इस बात को जानते ही हैं कि जो डॉक्टर साहब हमारे हैं उमराव सर, वो तो कितना अच्छा बताते हैं नेचुरोपैथी में। नेचर के कनी कनी पास जितना रहेंगे उतना अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। तो नेचर को जब पहचानेंगे तो आपकी पहचान भी सामने आ जाएगी कि हम आए कहाँ से, हम पैदा कहाँ से हुए। हम ऐसे थोड़ी ना जैसे लिख दिया गया कि हमने अवतार ले लिया। और अवतारवाद जो लिखा है वो सब ऐसे ही है। हम तो अपने माता पिता से पैदा हुए हैं, और हमारे माता पिता हमारे बाबा से पैदा हुए हैं। तो ये जब कड़ियां जोड़ते हैं तो समझ में आता है परंपरा है जिसमें समण संघ सबको बता रहा है कि हम समण हैं। और हमारी जो संस्कृति रही है, भारत की मूल परंपरा समण संस्कृति रही है। समण समता बंधुता में रहने वाले लोग हैं। और सम्राट अशोक का जब नाम आता है यहाँ पर, सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे, और जब उनका नाम आता है तो एक्चुअली सम्राट अशोक और बुद्ध को तो यहाँ दफन कर दिया गया प्रतिक्रांति के बाद। तो लोग पहचान ही नहीं पाए बुद्ध को और सम्राट अशोक को। अगर ये विदेशी लोग नहीं आए होते, अपनी डायरियों में सारी सर्वे नहीं लिखे होते, तो कौन खोजता इनको। और फिर बीच में अंग्रेज आ गए,
अंग्रेज ने एक डिपार्टमेंट बनाया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो बड़ा अच्छे से काम करता था। वो खोज खोज के निकालता था और जो वैज्ञानिक विधियां हैं उसके अनुसार उनको प्रमाणित करता था, लिपियां पढ़ता था। तो जैसे कि सम्राट अशोक को पहचाना गया, फिर उसके बाद फिर बुद्ध की पहचान हुई। ये सब हुआ क्यों? क्योंकि विदेशी लोग यहाँ आए थे और यहाँ से ज्ञान लेकर के बाहर गए, और यहाँ के लोग आज भी भूले बैठे हैं कि हमारा मूल क्या है। तो समणों की सबसे बड़ी जो समस्या है वो अपनी पहचान की। पहली बात कि वो हम पहचान ही नहीं रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। अब उनको बताए कौन? कुछ ऐसी समस्याएं आ गई हैं, जैसे कि हमने पढ़ा मेगास्थनीज के ने जो अपना वर्णन लिखा है सम्राट अशोक के। सम्राट अशोक का जो धम्म अनुशासन था, धम्म में आने के बाद जो उन्होंने, उसके बाद वो सम्राट बने। इससे पहले तो खाली एक दो तीन क्षेत्रों के राजा थे। जब धम्म में आ गए तो वो पूरे महाभारत के राजा हो गए। तो जब उसको पढ़ो तो समझ में आता है कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया। अब वो ज्यादातर सम्राट अशोक का जो संविधान था, धम्म अनुसार, वो हमारे संविधान में अगर आप देखेंगे तो उसकी झलक पूरी दिखती है सम्राट अशोक के शासन की। जितनी भी चीजें ली गई हैं सम्राट अशोक के समय पे चलती थी, वो सब वही चीज दिखती है उसमें। और बाकी और भी चीजें ली गई हैं। तो ये सब चीजें हैं। जैसे आप मोटा मोटा देखेंगे कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज चौरंगा है, उसमें बीच में जो धम्म चक्र बना है, उसका नाम ही लोग भूल गए, क्योंकि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करके तिरंगा बोलते हैं। और जब तिरंगा बोलते हैं तो चौथा रंग उसमें विलुप्त हो जाता है। कैसी परंपरा चल रही है? आज हम पढ़े लिखे लोग भी तिरंगा बोलते हैं, और जब तिरंगा बोलते हैं तो धम्म चक्र गायब हो जाता है। और धम्म चक्र गायब हो जाता है तो सम्राट अशोक गायब हो जाते हैं। और सम्राट अशोक गायब होते हैं तो बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो भी गायब हो जाती हैं। और उनको यही लगता है कि तिरंगा ही है। और जो चौरंगा, जबकि आपको दिख रहा है कि चार रंग है उसमें, फिर भी परंपरा क्या चल रही है? तिरंगा की। राष्ट्रीय ध्वज बहुत कम लोग बोलते हैं। या तो राष्ट्रीय ध्वज बोलिए, और रंग के हिसाब से बोलना है तो चौरंगा बोलिए। तो मैं लोग समझाता रहता हूँ, इन शब्दों पे ध्यान दीजिए। शब्द नाम आपकी पहचान दबा देते हैं, है ना। जैसे कि समण शब्द को श्रमण कर दिया तो वो हम लोग हो गए, मतलब मजदूरी करने वाले लोग हो गए, है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो समणों की समस्या तो पहली मैंने ये आइडेंटिफाई करी कि लोग जो है अपने वंश को नहीं पहचान पा रहे हैं, हम अपने कुल को नहीं पहचान पा रहे हैं। भारत के जितने लोग हैं वो सब समण हैं। समण का मतलब समतावंतता में रहने वाले। और वंश देखेंगे तो चाहे जो जो भी आज लोग सरनेम लगा रहे हैं, उनका जब आप देखेंगे 2500, 3000, 4000 साल पहले का, तो वो सब के सब एक शब्द आता है नागवंशी, है ना। तो इसका भी अपना एक अलग इतिहास है, खुद लिखा है लोगों ने। एक बहुत बड़े जो है आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने लिखा है, एक पुस्तक लिखी है, मैंने नहीं पढ़ी, टाइटल ही मालूम है। नागों का, नागवंशियों का इतिहास के नाम से पुस्तक लिखी। वो पहली पुस्तक आर्कियोलॉजिकों में लिखी गई थी, एक बड़ी है पुस्तक उसमें। तो पहचान हमारी बड़ी समस्या है। और हम आज की जो पहचान बन गई है, जैसे कि 1931 में डॉक्टर बाबा साहब के अथक प्रयासों से अंग्रेजों ने जो जनगणना कराई थी 1931 में, उसमें पहचान करी गई कि भाई वर्ण व्यवस्था के मारे हुए लोग, दबाए हुए लोग कौन हैं, जिनको खाने का अधिकार नहीं है, जिनको कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है। उनको सिर्फ एक ही अधिकार है, बाहर गांव में रहो, मैला ढो, जो भी उस तरीके के काम है। काम तो कोई गंदा नहीं होता, लेकिन प्रचार में यही है कि जो मैला ढोने वाला है, जो नीचे काम करने वाला है, खाल उतारने वाला है, दूसरों को सेवा देने वाला है, माल मालिश करने वाला है, तो वो अछूत है। बहुत ज्यादा दबाए हुए लोग हैं। तो वो उनको जो है संविधानिक अंग्रेजों ने शेड्यूल्ड कास्ट का, एक सम्मानित शब्द है शेड्यूल्ड कास्ट, वो अछूत शब्द नहीं है उनका, ये तो बेकार है ना। अप्रश्य लोगों का जो पढ़ोगे साउथ अफ्रीका में और अमेरिका में, तो अप्रश्य लोगों के ऊपर पाबंदी लग गई कि आप अप्रश्य नहीं कह सकते। आप उनको एक शेड्यूल्ड क्लास बनाइए कि वो अनुसूचित हैं, आइडेंटिफाइड लोग हैं। तो इस तरीके से 1931 की जनगणना में शेड्यूल्ड कास्ट का एक वर्णन आया। फिर जो बीच के लोग थे, जिनको थोड़ा सा एकोमोडेशन में रखा गया है, कंफर्ट जोन में जिनको रखा, क्योंकि सब सर्विस लेनी थी उनकी। जब सर्विस लेनी थी तो क्या करोगे आप?
घर में बैठा के कुर्सी पे तो नहीं बैठाओगे उनको, ना चारपाई पे बैठाओगे, लेकिन सर्विस लेनी है भाई, दूध लेना है अपने समाज से, तो दूध तो निकालने वाले हमारे भाई लोग हैं, गाय भैंस का दूध निकालते हैं, तो उनसे सर्विस लेना है बस। लेकिन अछूत वो भी हैं, वो कैसे अछूत हैं, उनकी हम सर्विस ले सकते हैं। भाई दूध निकाला, दे दिया, लेकिन आप हमारे घर में नहीं आओगे, बर्तनों में खाना नहीं खाओगे, आप अपना अलग रखो हिसाब। मतलब कितना विडंबना है। बढ़ई का काम करना है, लकड़ी का काम करना है, लोहे का काम करना है, बस आप काम करके चले जाओ, बेगारी करके चले जाओ, आपके भाग्य में जो हमने लिख दिया है वो मिल जाएगा आपको खाने के लिए। ऐसा व्यवस्था था, तो उनको पिछड़े वर्ग में रखा गया कि जो थोड़ा सा कंफर्ट जोन में थे, और कंफर्ट जोन में आज भी वो लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको कंफर्ट जोन दिया गया है, और वो उनको लगता है यही मेरी जीवन है, यही मेरा सब जो है यूनिवर्स है, यही हमेशा पहले से रहा है और आगे भी रहेगा। तो वो अपनी पहचान ही नहीं कर पा रहे हैं, हमको शोषित कौन कर रहा है, हमारे अधिकार कौन छीन रहा है। जब वो ओबीसी की जनगणना हुई 1931 में, तो 52% का डेटा आया, लेकिन अंग्रेजों के सामने कोई साइमन कमीशन आया, तो यहाँ पे जो शिवदयाल चौरसिया साहब थे लखनऊ के, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, और सर छोटू राम जी हरियाणा साइड से थे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे मिलकर के साइमन कमीशन को कि भाई हमें अधिकार दो, और साइमन कमीशन अधिकार देने आया था। लेकिन यहाँ प्रचार क्या था कि हमको बांटने, बांटे हुए तो पहले से ही थे, लेकिन धर्मावलंबियों ने क्या हम लोगों को गुमराह किया, आज भी गुमराह कर रहे हैं कि भाई ये हमको बांटने आए हैं, हमारे धर्म को भ्रष्ट करने आए हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, जो धर्म का आदेश है, जो भगवान ने बनाया है, वर्ण व्यवस्थी व्यवस्था। अभी मैं एक साधु का वो इंटरव्यू पढ़ रहा था, नाम नहीं याद आ रहा है, वो कह रहा है कि चतुर्वर्णीय व्यवस्था भगवान ने बनाई, और इसको कोई, और ये संविधान के ऊपर है, इसको जो बर्बाद करेगा मैं उसको बर्बाद कर दूंगा। अभी सोशल मीडिया उसका मैं देखता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा। तो बताइए, अब बताइए, चतुर्वर्णीय व्यवस्था में जो सबसे नीचे के लोग थे उस समय, तो वो क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि भारत का ही जो ईश्वर है, भगवान है, उसने ये बना दिया, और सारे शास्त्रों में लिखा मिल जाएगा आपको। लेकिन अंग्रेज न्यायप्रिय थे, उन्हें सर्वे कराया, डेटा आया, तो लागू करना चाहता था 1935 में, जो ईस्ट इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो हमको आजादी मिली बाद में, उसमें लिखना चाहता था वो, और लिखा उन्होंने। उस वो अधिकार बाबा साहब ने कहा कि आप पहले हमको दे दो, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिल गया, उसी समय मिल गया था। लेकिन ओबीसी की समस्या क्या थी, धर्मावलंबियों ने भ्रमित कर दिया, और ओबीसी आज भी भ्रमित है। 52% जब देश आजाद हो गया तो नेहरू ने लागू ही नहीं करा। बाबा साहब ने ओबीसी के चक्कर में कानून मंत्री से इस्तीफा तक दे दिया, लेकिन लोगों को लगता है कि बाबा साहब ने कुछ किया ही नहीं। झगड़ा हुआ, सब कुछ हुआ, पटेल साहब से झगड़ा हुआ है, जो हमारे सरदार पटेल थे। तो ओबीसी को जो हमारा शूद्र है वर्ण व्यवस्था का, या हमारा जो उससे पहले समण भाई है, वो पहचान कैसे आएगी। उनको एहसास फील ही नहीं होता कि हम कौन है, हमारे भाई हैं। अभी इस मंच पे लगभग 65 लोग जुड़े हुए हैं, ये सब एक ही परिवार के हैं। अगर आप देखोगे, ये हमारे खून हैं सब, जिनको कहते हैं हमारा खून है, और खून खून की तकलीफ समझता है। अब आप अपने खून की नहीं पहचान कर पाओगे तो तकलीफ कहाँ से समझोगे, है ना। तो लोग भ्रमित कर रहे हैं, अरे वो तुम महिर हो। अभी जैसे सरकारें आई थी, मैं नाम लूंगा उनका, 4-5 बार सपा की सरकार आई, 4 बार बसपा की सरकार आई, क्या समाज में परिवर्तन कर पाया उन्होंने। सत्ता आ भी गई, लेकिन वो सत्ता आने से सबसे ज्यादा फायदा आरएसएस को हुआ, क्योंकि उन्होंने भ्रमित किया नफरतों के नाम से। यादव लोग सब आ गए, 56 एसडीएम आ गए, हैं, सब यादव भर गए, सारा कब्जा कर लिया, सब छीन लिया सबका। और जब बहन माननीय मायावती जी की सरकार आई, तो कह अरे सब एक वर्ग लेके चला गया, सब वही कर रहा है, सब वही आईएएस पीसीएस बन रहा है। मतलब क्या, मतलब कान के कच्चे हम लोग और भ्रमित हो गए। अब 2 कार्यकालों में सब, अगर ये लोग आरएसएस के लोग भले ही 100 साल से काम कर रहे थे, लेकिन इन सरकारों ने बीच में मूलभूत काम किए होते समाज में जाकर के, किए भी थोड़े बहुत, लेकिन उस स्तर तक नहीं हो पाया जो मान्यवर काशीराम जी चाहते थे, जो बाबा साहब चाहते थे। वो स्तर के काम नहीं हो पाए, सब व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो पाया। लेकिन मौका बहुत मिला, क्योंकि 1990 से लेकर के 2017 तक लगभग 9-10 साल उधर और 17 साल इधर, लगभग 25 साल हम मान सकते हैं, 25 साल के समय में आप बहुत कुछ कर सकते थे।
बहुत बदलाव हो जाता है। 25 साल बहुत होते हैं, एक लड़का जवान होकर के बाप बन जाता है 25 साल में, शादी भी हो जाती है, लेकिन हम लोगों ने नहीं कर पाया। और जबकि उनके कान के उनके हम लोगों ने जो मुखिया थे वो सलाहकार कौन है उनके? सलाहकार तो वही बमड़ लोग हैं। तो बमड़ लोग कभी सही नहीं बात बताएंगे। मैं ये चीज मैं अपनी बैठकों में बोलता रहता हूँ, अगर आप उनसे सलाह लेने जाओगे चाहे किसी भी तरीके की, आप भले ही कोर्ट में मुकदमा लड़ने जाओ, आपसे फीस पूरी ले लेगा, लेकिन वो कोशिश उतनी नहीं करता है, सही बात नहीं रखता है, लोग हमारे मुकदमा तक हार जाते हैं। और फिर जो फैसला देने वाले बैठे हैं वो भी वही लोग बैठे हैं, वो भी नहीं सुनते हैं। तो जब भी आप उनको सलाहकार बनाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, 100% लिख के दे रहा हूं, वो आपको 100% सॉल्यूशन कभी नहीं बताएंगे। और जो सॉल्यूशन बताएंगे आपको तो लगेगा इन्होंने बहुत अच्छा बता दिया हमको, हमें ज्योतिषी के नाम से जो है अंगूठी पहना दी, हमारा कुंडली दोष निकाल दिया, हमारा भाग्य पुनर्जन्म की समस्याएं बता दी कि ये अनुष्ठान करो तो ये हो जाएगा, वो एक हवन करो तो वो हो जाएगा। वो सब गुमराह, मतलब गोल गोल घुमाते रहते हैं। और हम लोगों को क्या लगता है, हम भूले भटके लोगों को क्या लगता है, हमको लगता है बहुत सच्ची बात बता रहे हैं। कह रहे अच्छा दक्षिणा दे दो भाई, हमारा फीस दे दो। मूर्ख बनाने की फीस लेते हैं वो, लेकिन हम लोगों को नहीं समझ में आता। तो ये समस्या है कि हम मूर्ख खुद बन रहे हैं। आज मॉडर्न एज में जब एआई जैसी चीजें आ गई, मेडिकल में आप इतनी फैसिलिटी हो गई, अब जो समस्या है समणों की, जो रात दिन की समस्या है, वो दूसरी परंपरा है, दूसरी समस्या है परंपराओं की। इस परंपराएं, मान्यताएं, इसको हम साइकोलॉजी की भाषा में बिलीफ सिस्टम बोलते हैं। और साइकोलॉजी में आप डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, जो बिलीफ होता है वो निगेटिव माना गया है, एक निगेटिव थॉट माना गया है बिलीफ को। अगर वो पुराना बिलीफ हो जा रहा है तो या तो आप उसको अपडेट करो या छोड़ दो, उससे निजात पालो। जो भी बिलीफ चला आ रहा है, तो वो बिलीफ क्या है, वो परंपराओं से बढ़ रहा है, और उन्होंने हमारे दिमाग में इनर्शिया पैदा कर दिया। इनर्शिया का मतलब है जड़त्व तो पैदा कर दिया हमारे विचारों में। और जड़त्व तो प्रकृति प्रकृति का सिद्धांत है कि जड़त्व तो हर चीज में होगा, इनर्शिया हर जगह है। अगर इनर्शिया आपके दिमाग में है, यूनिवर्स के पार्ट हम भी है ना, हम लोग यूनिवर्स और नेचर से अलग नहीं है, वी आर ऑल्सो द फैमिली ऑफ यूनिवर्स। तो उस इनर्शिया के सिद्धांत से हम अलग नहीं हो सकते। जो हमारे दिमाग में विचार आते हैं वो भी अलग नहीं रहेंगे। अब जब आप इनर्शिया को चेंज करोगे तो यू शुड अप्लाई योर थॉट, अप्लाई योर फोर्स, चेंज योर स्टेटस, ये इनर्शिया कहती है। न्यूटन ने जो सिद्धांत दिया इनर्शिया का, उसमें आप देखिए, इनर्शिया में अगर परिवर्तन लाना है तो आपको बाहरी फोर्स लगाना पड़ेगा। इनर्शिया मतलब जड़त्व। और इसीलिए आपने देखा होगा गांव में या आम भाषा में लोग कहते हैं जड़ बुद्धि हो गया है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। जड़ बुद्धि का मतलब क्या है कि उसकी बुद्धि जो है ना वो जड़ हो गई है, वो बदल नहीं पा रही है। जड़ का मतलब है, जड़ बुद्धि का मतलब है वो जड़त्व के शिकार में है, वो अपने विचारों को बदल नहीं पा रहा है, उसके अंदर वो चीज चेतना नहीं बढ़ रही है। तो ये बिलीफ एक तरीके से निगेटिव है। ये क्यों आया निगेटिव? क्योंकि जो नेचर का सिद्धांत कहता है, अगर आप इनर्शिया के शिकार हैं और आप बदलाव चाहते हैं तो यू शुड अप्लाई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी ताकत लगानी पड़ेगी आपको। तो जो बीमारी है वो हमारे दिमाग में है। जैसे शुरू शुरू में हमारी बात हुई थी डॉक्टर स्वामी सर से, तो मैंने कहा है सब समझ, लेकिन उनका दिमाग बमड़ वाला है। दिमाग भ्रमण का है, ऊपरी हिस्सा पे उन्हें कब्जा कर रखा है। और वो कहता है ऊपर वाला सब करेगा। ऊपर वाला कौन है भाई? ऊपर वाला तो सबसे, शरीर का जो सबसे सर्वोच्च स्थान है वो हमारा दिमाग है। और आप देखिएगा इसी को सबसे ज्यादा लोगों ने बताया है, तथागत बुद्ध ने भी कहा इस बात को कि अपने दिमाग को बदलो। जो मानव सभ्यता में जो भी विकास होगा वो आपकी मानव बुद्धि से होगा। और आप देखो, जो भी आपके रहन सहन में, कपड़े में, शिक्षा में, चाहे जितने भी आविष्कार हुए हैं, आपने अच्छे अच्छे घर बनाए हैं, अच्छी अच्छी इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं, वो सब दिमाग से बनाए हैं। हमारी हम क्या थे? कच्चा मांस खाने वाले हमारे अनसेस्टर थे एक टाइम पे, आदि मानव जिसको बोलते हैं। फिर धीरे धीरे अपने दिमाग लगा के ही तो बदला, पकाना सीखा, रहना सीखा, अपने तन को ढकना सीखा। फिर यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते रहे, नेचर को ऑब्जर्व करते रहे, नई नई चीजें मिलती गई, अपनाते गए, बढ़ाते गए। जो गड़बड़ चीजें थी वो खत्म हो गई, जो अच्छी चीजें थी वो बढ़ी। जो रिसर्च होती है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ती है। जो पॉजिटिव रिसर्च होती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो,
अगर उसके पॉजिटिव रिजल्ट नेचर से एसोसिएट करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, तो वो रिसर्च आगे बढ़ेगी, अन्यथा वो थोड़े दिन चलेगी और खत्म हो जाएगी। मतलब वो नेचर के सिद्धांतों को फॉलो नहीं कर रही, मतलब वो झूठ है, और झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चल रहा। जैसे कि अभी हम बताते हैं लोगों को, अगर आप खोजोगे तो सब मिलेगा। जैसे समणों का इतिहास मिल रहा है, लोग किताबें लिख रहे हैं, पुरातत्व सर्वे के आधार पर प्रमाण मिल रहा है। अब आप बताइए, अगर ये कनिंगम जैसे लोग नहीं हुए होते तो ये कौन खोजता? कौन खोजता जाकर के? अभी मैं लुम्बिनी गया था, कुशीनगर गया था, मैंने फोटो देखे, बच्चों को समझाया कि देखो जहां जहां सम्राट अशोक ने धम्म शासन, धम्म की शरण में आए, तो वहां वहां उन्होंने चिन्ह छोड़े, अपना शिलालेख लिखा। तो वो लिखित संविधान जो था वो सम्राट अशोक का था, वो किताबों में नहीं लिखे थे, वो शिलालेखों में अपना संविधान लिखे थे। ये धम्म अनुशासन है, इसको अपनाना चाहिए। और आज भी कुछ जगह है, खोजे जा रहे हैं, लिपियां पढ़ी जा रही हैं, कुछ लिपियां पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो लिपियां कुछ मिक्स भाषा में लिखी हुई हैं, खरोष्टी है, प्राकृत है, धम्म लिपि है। तो अब वो खोज रहे हो तो सच्चाई मिल रही है, ये तो दफन हो गई थी। तो जब खोजोगे तो सच मिलेगा। जैसे मैं कहता हूँ, आप अपनी पहचान निकालो, तो डीएनए के आधार पर, ये तो माइकल बामशाद ने की जो रिसर्च आई थी, वो जीनोमिक्स के प्रोफेसर हैं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, और पीडियाट्रिक सर्जन है बहुत बड़े, और उनका काम जो है जीनोम में है। तो उन्होंने जब रिसर्च किया तो पता लगा कि जो वो वमड़ लोग हैं, वो मध्य यूरेशिया के पास कनिमोजी प्रांत है, वहां से उनका मैच करता है डीएनए, यूरेशिया में। और यहाँ के जो हम लोग हैं, इनका यहीं का डीएनए मैच करता है। तो डीएनए क्या कह रहा है? डीएनए इज द एडवांस टेक्नोलॉजी नेचर की, वो आपको बता रही है आप यहीं के पैदा हुए लोग, और वो लोग वहां के आए हुए लोग। तो कहने का मतलब, जो डॉक्टर बाबा साहब ने बात बताई थी, जो ज्योतिराव फूले साहब ने बात बताई थी, और कुछ ब्राह्मणों ने भी किताबें लिखी, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी पिता का पुत्री के नाम पत्र, उसमें भी आपको मिल जाएगा। राहुल साक्रांतियन, जो धम्म के बहुत बड़े अनुयायी बने, केदारनाथ पांडे आजमगढ़ के थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा बोलगा से गंगा, आपको बहुत प्रमाण मिल जाएंगे। उन लोगों ने खुद लिखा है, बाल गंगाधर तिलक ने भी लिखा है, और बहुत सारी आपको जगह मिल जाएगी। वो लिखते हैं कि हम वो लोग बाहर से आए हुए लोग। तो वो लोग जब आए, तो वो लोग, जब जैसे मैं बात बताना भूल गया, मैगस्थनीज जो कहते हैं कि जब हमने इनका कार्यक्रम देखा सम्राट अशोक की जयंती का, मैंने घूमा तो मैंने देखा यहाँ लोग घरों के ताले नहीं होते थे। कहीं न्यायालय बनाए थे सम्राट अशोक ने, लेकिन न्यायालयों में बहुत कम, कोई महीना 2 महीना, साल में कोई पहुंच गया, केस पहुंच गया, नहीं तो लोग, विवाद ही नहीं होता था लोगों का। लोग ईमानदार थे, लोग अपना काम करते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे, वही समण की सभ्यता, समणों का सम्मान, समण में रहना। तो वो लिखता है मैगस्थनीज, वर्णन लिखता है कि बताइए ऐसा शासन था सम्राट अशोक का। तो वो किसके आधार पे था? वो समण सभ्यता के आधार पे था, धम्म अनुशासन के आधार पे था। और आज क्या हो रहा है, जो बाहर के लोग आए, उन लोगों ने हमको, वो खुद तो बहरूपियां हैं, और हम लोगों को भी जो है भ्रष्ट कर दिया कि हमारे लोग भी चतुर हो गए इस तरीके के, कि बहरूपियापन, हमारे समाज के लोग बहरूपिया हो गए और अपने लोगों को ठग रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो, तीसरी समस्या यही है कि मत भ्रम कर रहे हैं। और उन सिखाया किसने? जो बाहर से लोग आए। तो गोलवलकर ने जो पुस्तक लिखी है बंच ऑफ थॉट्स, उसको आप पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, वो कह रहा है कि यहाँ के लोगों को जितना भ्रष्ट कर दोगे, आपका काम उतना ही अच्छा हो जाएगा। इनको भ्रष्ट सिखा दो, तिकड़म सिखा दो। ये भोले भाले लोग हैं, हमारे समाज के लोग भोले वाले भी कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा समण सभ्यता में कभी षड्यंत्र जैसी चीजें रही ही नहीं थी, मिलकर रहते थे लोग, कभी विवाद होता भी था तो बड़ा, जो पंचायतें होती थी वो आराम से निपटा लेते थे। तो ये सब चीजें हैं। तो तीसरी समस्या ये है कि हम मत भ्रमित लोग किए है, लोग हैं। और अगर आप कह रहे हो कि हम पीएचडी करके आए हैं, हम डबल डबल एमए करके आए हैं, एमएससी करके आए हैं, हमने आईएएस बन गए, हम पीसीएस बन गए, लेकिन हमारे अंदर वो चेतना नहीं जागी कि हमारी जो समस्याएं हैं आज के टाइम पर, उनको आप, उनके मूलभूत जो कारण है उन पे आप सोच ही नहीं पा रहे। क्या है? जैसे मान लो अभी बमड़ों की सरकार है, अभी तो लोकतंत्र ने सब, संविधान ने सबको समान दे दिया, कि संविधान तो कहता है कि सबको समान अधिकार दो, अगर नहीं है तो व्यवस्था बनाओ, उसकी कानून बनाओ। जैसे कि अभी शिक्षा का अधिकार बनाया गया था 2002 में, 6 तक का तो पहले से था संविधान में, 14 तक बाद में कर दिया गया। अभी सरकार ने क्या करा,
कि जो प्राइमरी स्कूल बने थे अभी नवंबर 2025 से पहले इन्होंने 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करके बंद कर दिया। अब जो हमारे गांव के जिनके पास सुविधाएं नहीं है, खेतों में काम करने वाले, मजदूरी करने वाले बच्चे हैं गांव के और शहरों में भी हैं, तो क्या वो पढ़ पाएंगे? आप विद्यालय बंद कर रहे हो। उनको संविधान कह रहा है व्यवस्था दो, 14 साल तक के बच्चों को व्यवस्था दो, निःशुल्क उनकी व्यवस्था करो। ये बनाई गई व्यवस्थाएं, सब बनाई गई संविधान के आदेशानुसार, लेकिन वो खत्म हो रही हैं। क्यों? क्योंकि निजीकरण से पूंजीवाद स्थापित करना है भारत में। और हमारे समाज के लोग ना तो निजीकरण समझते हैं, ना तो लिबरलाइजेशन समझते हैं, ना तो ग्लोबलाइजेशन समझते हैं। ये कांग्रेस की लाई हुई नीतियां हैं। राजीव गांधी इसको लाए थे, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये राजीव गांधी ने शुरुआत करी थी। अब लोग कांग्रेस और बीजेपी की बात करते हैं, तो कांग्रेस धीरे धीरे मारती थी और ये तेजी से मार रही है। बस इतना फर्क है, ये स्पीड अप कर दिया है इन्होंने, क्योंकि इनको उद्देश्य जल्दी पूरे करने हैं। अच्छी बात है कि क्रांतियां इसीलिए होती हैं जब ज्यादा लोग दबाए जाते हैं। अभी नहीं समझ रहे हैं, तो जब चीज खत्म हो जाएगी, जो लाले पड़ेंगे खाने के लिए, जो जो हमारा मध्यम वर्गीय परिवार है, ये ज्यादा खतरनाक है। ये तटस्थ लोग जो बोलते हैं, जो एक कवि हुए हैं, जो तटस्थ हैं वो भी इतिहास तय करेगा उनका। तटस्थ लोग ज्यादा खतरनाक। तटस्थ का मतलब वो ये होता है यार, हम जैसे गांधी जी ने कहा कि आप बुरा हो रहा है, आप देखो मत, आंख बंद कर लो। तीसरा दूसरा बंदर बताया उन्होंने, बुरा कह रहा है तो सुनो मत, आंख कान बंद कर लो और आप बुरा मत कहो। तो मैंने कहने का मतलब है, बुरा ना कहो वो तो बात सही लगती है, लेकिन बुरा हो रहा है और उसे ना देखो, ये बात कहां से सही है? अब बुरा कह रहा है और ना सुनो, तो ये बात कहां तक सही है? ये दो बंदर तो बड़े खतरनाक हैं। अब आजकल वही तटस्थ लोग वही हैं जो तीनों चीजें गांधी जी की फॉलो करते हैं। बुरा मत कहो, ये तो बात सही है, ठीक है, बट किसी को बुरा मत कहो, लेकिन बुरा नहीं सुनोगे, नहीं देखोगे, तो आपके अंदर प्रतिकार कैसे आएगा, प्रतिशोध कैसे आएगा? है? अब हमारे लोग गांधी जी जो नोट पे छपे हुए हैं उनको राष्ट्रपिता बोलते हैं। अब राष्ट्रपिता मान लिया आपने तो क्या करोगे? तो ठीक है, गांधी जी की बात मानते रहो। गांधी जी ने तो पहले ही हरिजन बना दिया था, है ना, कि आज ये सब जितने लोग हैं बड़ व्यवस्था के नीचे वाले लोग, ये सब ऐसे वैसे पैदा हुए हैं गलत तरीके से, तो ये हरिजन के पुत्र हैं, हरिजन हैं, जो हमारी दासियां थी उनसे पैदा हुए लोग हैं, तो वही लोग मान रहे हैं आज भी, है ना। जबकि हरिजन दलित शब्द संवैधानिक रूप से जो है रोक लगी हुई है। अभी इलाहाबाद में एक कोई रूपम मिश्रा है, बहुत बड़ा उन्होंने लिखा है, तो उनके ऊपर एफआईआर लोगों ने करवाई, जो अधिवक्ता बंधु लोग हैं वहां पे अपने समाज के, उन्होंने बड़ा आंदोलन किया है, तो उसके ऊपर एफआईआर हुई है। अब बहुत बड़ी बड़ी मतलब उसको बचाया जा रहा है। तो आप खुद ही अपने आप, जबकि संविधान कह रहा है कोई डिप्रेस नहीं, आपको जो भागीदारी चाहिए, आरक्षण आरक्षण नहीं, आरक्षण एक कानून है, और आप अपनी भागीदारी नहीं समझ रहे हो। आप कोलेजियम सिस्टम में आप बताइए कहाँ भागीदारी है आपकी? जो जो सरकार लिबरलाइजेशन के नाम से अनुदान देती है, 1 लाख करोड़ रुपए का एनपीए कर देती है, माफ कर देती है पूंजीपतियों का। आप हमें बताओ, समण समाज में पहली बात तो इतने स्तर का कोई व्यवसायी तो है नहीं कि 1,000 करोड़ का कोई व्यवसाय कर रहा हो, बहुत कम एक आध होंगे, वो भी 1,000 के ही अंदर होंगे। अब लाखों करोड़ का व्यवसाय करने वाले कोई भी समण नहीं होंगे। और जबकि सरकार लाखों करोड़ रुपए का अनुदान माफ कर रही है, और उसमें डबल ठगी हो रही है। जैसे कि अभी आप कार लेने जाओगे लोन पे, जैसे महिंद्रा या टाटा या किसी की भी कार लेने जाओगे, तो आपको लोन ईएमआई पे कार लेनी है, 20 लाख की कार, तो ईएमआई के ना आपसे से तो वो ब्याज वसूल रही ना कंपनी। लेकिन ये डेटा कंपनियां क्या करती हैं, ये कंपनियां डेटा पेश करती हैं सरकार को कि भाई देखो हमने इतने लोगों को जो है सुविधा दी। अब मैं सिर्फ कार का एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे बहुत से फील्ड में है, मेडिकल में भी है, एजुकेशन में भी है। और सरकारें क्या करती हैं, उसको पैकेज देती हैं कि भाई आपने पब्लिक सर्विस दी, और पब्लिक सर्विस में ये नहीं बताते कि हमने इतना ब्याज वसूला, वो खाली डेटा ये देते हैं कि इतने लोगों का मैंने जो है सर्विस दिया और इतना मेरा खर्चा हुआ, सरकार हमको कितना फंड कर रही है, तो उनको पैकेज मिलता है। और हमारे समाज के लोग, छोटे लोग, चाहे भैंस ले लें, चाहे छोटा सा कुछ भी ले लें,
जो गांव के किसान लोग हैं, कभी कभी उनको लोन लेना पड़ता है किसान क्रेडिट कार्ड से या किसी भी माध्यम से, तो उनके यहाँ कुड़की हो जाती है अगर लोन नहीं दे पाते हैं। हाँ, तो दोहरी नीति तो चल रही है। चलाने वाले कौन लोग हैं? जो संविधान पे बमण लोग बैठे हैं, उनकी उनका विचार चल रहा है और हमारे लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी देखिए, एक भी सांसद, एक भी विधायक, सांसदों की बात करूं तो 131 सांसद जो हमारे चुन के गए हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट कोटे से गए हैं, और जो ओबीसी के हैं वो 138 हैं। चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, दोनों की संख्या मैं बता रहा हूँ। अगर ये दोनों लोग ही बगावत कर दें संसद में जा करके, तो 131 और 138 मिलाकर के पूरा बहुमत तैयार हो सकता है। 272 चाहिए बहुमत के लिए, 272-73 बहुमत के लिए चाहिए। अगर दोनों मिल जाए तो आराम से कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो उनका दिमाग, बमणों का दिमाग है, वो शरीर से जो है समण है, लेकिन दिमाग से वमण है। इसी को बोलते हैं ब्रेन वॉश। ब्रेन वॉश किया गया है उन लोगों का किसी भी तरीके से। अगर जिसकी चेतना जाग भी गई तो बोलने के लिए डरता है, क्योंकि उससे इतने गलत काम कराए गए कि वो बोल ही नहीं पा रहा। अगर अब करेगा तो षड्यंत्र हो जाएगा, इनकम टैक्स के छापे पड़ेंगे। अगर कहीं किसी को कुछ किया होगा तो महिला का आरोप लगा दिया जाएगा, जैसे कि अभी सीतापुर के एक राकेश राठौर कांग्रेस से सांसद हुए, बेचारे अभी भी उस केस को झेल रहे हैं, है ना। तो आप जब, आपके अंदर जब स्वाभिमान जाग जाएगा, जमीर जाग जाएगा, तो अगर आपने गलत काम किए होंगे किसी न किसी लेवल पे, तो वो निकालेंगे सारा डेटा, फिर आपको कहेंगे चलो भैया आओ, तुम्हारी जगह वहां है, आपने बहुत सुविधा ले ली हमसे। तो आप जब उनकी पार्टी में जाओगे, अगर आपका दिमाग, चेतना, स्वाभिमान कभी तो जागता ही है, जागेगा ही। और जब जागता है तब तक पैर कब्र में पहुंच जाते हैं, है ना, शमशान में पहुंच जाते हैं, तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो अब अगर मान लो कुछ बचा भी है तो क्या करेंगे, फिर आपको जेल में डाल देंगे। अभी बहुत से हमारे जो बहुजन समाज के बड़े बड़े नेता थे, जो बड़े बड़े पदों पे रहे हैं, मंत्री रहे हैं, आज क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? इसीलिए नहीं बोल पा रहे, क्योंकि गलत तरीके से काम किया। और डेटा तो सरकार के पास है, नहीं है तो खोज लेगी, क्योंकि आपके आसपास, आपके लोकल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी आपकी सारी सूचना रखते हैं, उनके पास सब डेटा है, वो निकलवा लेते हैं। जैसे अमिताभ ठाकुर साहब थे, आईपीएस से रिटायर हुए, उनका एक प्लाट था अभी अक्टूबर में, निकाला किसी ने, और यही आशियाना का या राजाजीपुरम का एक कोई शर्मा है, उसने एफआईआर करी, पत्रकार था, वो निकाल के लाया कि भाई ये जब आईपीएस थे तो इन्होंने एक प्लॉट खरीदा था, और वो धमका के खरीदा केस सॉल्व करके, और वो उसमें नाम गलत लिखा दिया। और जब वो निकाल के लाया रजिस्ट्री, तो वो नप गए उसमें अमिताभ ठाकुर साहब। तो आप ये ना समझो कि आप अगर गलत काम कर रहे हो तो आपका डेटा कोई कलेक्ट नहीं कर रहा है ना। तो अब क्या है, एक्चुअली दिस इज इलीगल प्रोसेस। अगर किसी ने किया भी है तो आप उसका टैक्स ले लो, कुछ भी ले लो, उससे ब्यौरा ले लो। आप क्या कर रहे हो, उसके घर पे बुलडोजर चलवा रहे हो, है, उसको जेल में डाल रहे हो, जज भी साथ दे रहे हैं उनका। तो ये समस्या ये है कि हम फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में नहीं जानते, जिसकी वजह से हम कुछ गलत काम ऐसे कर लेते हैं धन कमाने के चक्कर में, और वो धन ऐसा होता है, वो खुद ही काल बन जाता है, और धन किसी का रहता नहीं। जैसे अभी मैं बात बताऊं, अभी मैं कल मीटिंग में गया था एक, तो कपूरथला से निकल रहा था, सुब्रत राय सहारा की बिल्डिंग देखी मैंने, 2 मिनट रुका वहां पे, मैंने थोड़ा सा मंथन किया, देखो यार, एक बार सुब्रत राय सहारा जी जो थे, इतना बड़ा मतलब फैला दिया, लेकिन उनसे जो गलतियां हुई वो सेबी ने पकड़ ली, सेबी ने पकड़ ली उनसे जो गलतियां हुई, कहाँ कहाँ घोटाला किया। अब वो नप गए, नप गए। अब इतना बड़ा ग्रुप सहारा, हजारों करोड़ का सारा ग्रुप था, बर्बाद हो गया। आप कितना धन कमाओगे बताओ। अगर आपके ऊपर कोई कार्रवाई कर देगा गलत तरीके से, ब्लैक एंड व्हाइट मनी के हिसाब से, आपके पास ब्यौरा ही नहीं निकलेगा। जब ब्यौरा नहीं निकलेगा तो ऐसी संपत्ति का क्या मतलब है, क्या करोगे इस संपत्ति का। और मैं कह रहा हूं, अगर आपने ब्लैक मनी कमा के रखा है घर में, चाहे वो लाखों करोड़ रुपया घर में भरा हो कैश में, अगर आपको रॉल्स राइस खरीदनी हो, 12-13 करोड़ की रॉल्स राइस आती है, चार्टर प्लेन खरीदना हो, 40-45 करोड़ का चार्टर प्लेन आता है, और आपके घर में 1000 करोड़ रुपया पड़ा है कैश, क्या आप खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे, आपकी हिम्मत ही नहीं होगी।
आपको दसियों सीए लगेंगे, बताओ भाई कैसे खरीदें, कहाँ से करें, ब्लैक को व्हाइट कैसे करें, हमें चार्टर प्लेन खरीदना है। तो आप देखिएगा लोग नहीं खरीदते हैं। और जो जो गर्व से पैसा कमाते हैं, ईमानदारी से कमाते हैं, उनके पास चार्टर प्लेन है, अपना खरीदते हैं, चलते हैं, रॉल्स रॉयस हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। हम सरकार के लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो ईमानदारी से पैसा कमाए, और वो चाहे किसी किसी भी सरकारें आई हो, कभी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसे काम ही नहीं करे, गर्व से जीते हैं, रहते हैं। तो ये चौथी समस्या है कि धन के लालच में अपना ईमान धर्म बेच करके उल्टा सीधा धन कमाना, और फिर उससे समाज को नुकसान होना। क्योंकि जो हमारे जो नेता है ना, इनको फाइनेंशियल एजुकेशन की जानकारी नहीं है। महत्वाकांक्षाएं तो बहुत बड़ी बड़ी हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जाएं, हम मंत्री बन जाएं, हैं, हम उप मुख्यमंत्री बन जाएं, और जब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनेंगे तो ढेर सारा पैसा कमाएंगे, प्लाटिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हैं। उल्टा सीधा जब कानून बनाओगे तो अपने पक्ष में बनाओगे, अपने हिसाब से भूमि अधिग्रहण करोगे, अपने हिसाब से करोगे। तो जब आप फंस जाओगे उसमें, तो सरकार बदलेगी तो कोई क्या करेगा? आप वैसे भी शास्त्रों में तो लिखा ही है कि शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे? आपकी छीन लेंगे संपत्ति किसी भी तरीके से। मनुस्मृति सीधे सीधे कहती है, जो ब्राह्मणों का विधान है वो कहता है कि यहाँ के मूल निवासी समणों को, जिन्होंने उन्हें शूद्र और अछूत बनाया, उनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। अगर है तो उनको स्वेच्छा से ब्राह्मणों को दे देना चाहिए, नहीं देना चाहिए तो ब्राह्मणों को जबरदस्ती अपने राजा के माध्यम से छीन लेना चाहिए। तो आज को वही तो कर रहे हैं वो। क्या कर रहे हैं बताओ? मनुस्मृति तो कर रहे हैं वो। आपको किसी ना किसी तरीके से आपको फंसा रहे हैं, अधिग्रहण कर रहे हैं, आपकी संपत्ति छीन रहे हैं। तो ये मनुस्मृति का ही तो शासन है, संविधान का शासन कहाँ है? नहीं है ना। आप जब गहराई से सोचते हैं तो समझ में आता है कि शासन तो मनुस्मृति का ही चल रहा है, क्योंकि वो दिमाग जिनके हैं अपना आज भी वही विधान मानते हैं। अब कितने आंदोलन हो रहे हैं इसको ऊपर। अभी पिछली साल जो शर्मा चाय वाला था हजरतगंज में, जो लाल बाग में, वो कह रहा है मेरा मेरा जो मनुस्मृति है वो मेरा सबसे बड़ा विधान है, संविधान उसके आगे कुछ नहीं है। वो तो भीम आर्मी वाले जो धानुक, क्या नाम, अनिकेत धानुक जी हैं, वो अपनी टीम लेके पहुंच गए कि अब बताओ क्या है। आंदोलन छेड़ दिया उन्होंने शर्मा चाय वाले का। ये तो अभी पिछले साल देखा होगा वीडियो आपने। वो गर्व से कह रहा है मैं संविधान को नहीं मानता, मैं मनुस्मृति को मानता हूँ, मेरे धर्म में लिखी गई है मनुस्मृति। अब बताओ, ऐसे लोग आप बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर सब चल रहा है उनका। बोलेंगे तो कोई वीडियो बना लेगा, और कोई हमारा स्वाभिमानी समण भाई होगा तो जाके कार्रवाई करेगा। जब संवैधानिक कार्रवाई होती तो फिर लाठियां भांजी जाती हैं। तो अब वो धर्म तो कहता है कि भाई ये संविधान खतरे में। अभी वो बाबा ही बोल रहे हैं, अभी देखो बाबा नापे जाएंगे, लोग तैयारी कर रहे हैं। वो कह रहा है कि मनुस्मृति हमारे धर्म को छेड़ दिया। अब वो गलत सलत कह रहे हैं हमारे बाबा साहब को। वो अनिल मिश्रा थे ग्वालियर वाले, उनको भी सही से नापा गया। लेकिन हमारे समाज के लोग स्वाभिमानी नहीं है, बुजदिल लोग हैं हमारे समाज के लोग, उनको समझ में ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारा समाज एक मार्शल समाज भी है, लड़ने वाला समाज है। ऐसा नहीं कि हम भोले भाले ही हैं। जब हमारे ऊपर विपत्तियां आई तो हमने मोर्चे भी झेले। सम्राट अशोक ऐसे ही सम्राट नहीं बन गए। आप देखिए यहाँ लखनऊ के आसपास जितने हमारे जो अभी पासी सरनेम लिख रहे हैं हमारे भाई लोग, जब आप देखोगे कि जैसे लखनऊ में जो बिजली पासी हैं, राजा बिजली पासी, बाहुबली राजा बिजली पासी है, और ये उदा देवी पासी जो लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों से, उनका प्रतिमा बनी हुई है सिकंदर बाग चौराहे पे। पासी किला बना हुआ है आसियाना में, चीता पासी सीतापुर के। आप जब इतिहास खोजोगे तो सब मिलेगा। अब मैं लोगों से कहता हूँ यार, इतने प्रतापी राजा थे तो ये संविधान से पहले मनुस्मृति में अछूत कैसे हो गए? कोई हमको जवाब ही नहीं देता। इतने प्रतापी राजा सम्राट अशोक जो मौर्य वंश के थे वो भी शूद्र हो गए, जबकि वो जब विश्व विख्यात हुए तो लोगों ने उनको मौर्य नहीं कहा। आप किताबें देखिएगा, सिर्फ सम्राट अशोक कहा। सम्राट अशोक मौर्य आपको इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो एक समाज के नहीं थे, वो पूरे समाज के थे। इतना प्रतापी बाहुबली राजा, और आप कह रहे हो कि वो भगवान ने कहा है कि अछूत है, ये वर्ण व्यवस्था भगवान ने बनाई है। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आता क्या सिस्टम है, क्या फार्मूला है, कैसे वो अछूत हो गए? जबकि विदेशी लोग गर्व करते हैं। तथागत बुद्ध, शाक्यवंशी, नागवंशी, तथागत बुद्ध। अगर वर्ण व्यवस्था में जाओगे तो तथागत बुद्ध भी शूद्र हो गए फिर।
वर्ण व्यवस्था में तथागत बुद्ध भी शूद्र हो गए, अछूत हो गए, तो उन्होंने छोड़ा किसको यहाँ मूल निवासियों को? सबके खिलाफ ही तो आपने इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स के विधान बनाए, और इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स जब दिमाग में घुस जाता है तो आदि ऊर्जा, आदि शक्ति हमारी ऐसे खत्म हो जाती है। तो ये पांचवी समस्या है कि हम लोग इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स के शिकार लोग हैं। जब हम सुबह से शाम तक, रात तक उन परंपराओं का पठन पाठन करेंगे, है ना, गर्व करेंगे कि राम हमारे राजा हैं, जबकि वो राम काल्पनिक है, कथाओं में काल्पनिक है, लेकिन आप गर्व करते हो कि हमारे राजा हैं और हम राम राज्य लाना चाहते हैं। तो राम राज्य का मतलब समझते हैं कि आप फिर वही अछूत कैटेगरी मनुस्मृति, राम राज्य का मतलब सीधा सीधा मनुस्मृति। तो लोगों ने जो है सपोर्ट कर दिया भाई। जब नेहरू जी ने मना कर दिया 52% ओबीसी को अधिकार देने के लिए, भागीदारी का मामला है ये, हमें राजपाट में, जैसे बिहार के लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा, वो कहते थे कि सब 100 में 90 शोषित हैं, 90 ने ललकारा है, सारे राजपाट में 90 भाग हमारा है। और जब ये जागृत कराई उन्होंने बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा जी ने, तो उनको मंच पे गोली मार दी और वो तड़पते रहे और वही मंच पे ही मर गए वो, क्योंकि जितने लोग थे आसपास के, उन्होंने अस्पताल तक नहीं ले गए वो। बिहार के लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा को सामने से गोली मारी गई। तो आप बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा के अंदर कितनी जागृत थी। कर्पूरी ठाकुर साहब थे, पहली बार उन्होंने 15% का प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन कितनी गालियां दी मानवादियों ने, कर्पूरी कर्पूरा ले अस्तुरा। मतलब समझिए, ये कौन कह रहा है? ये वो लोग कह रहे हैं जो धर्म में कहते हैं वर्ण व्यवस्था भगवान ने बनाई। और आज हमारे ओबीसी के समाज के लोग जो ओबीसी में हैं, वो मतलब एक संवैधानिक कैटेगरी दी गई है। वो एक्चुअली ओबीसी एक संवैधानिक व्यवस्था है वो समझ ही। अब ज्यादा डिप्रेस्ड है, कुछ कम डिप्रेस्ड है। तो ओबीसी को आज भी कंफर्ट जोन में रखे हुए हैं वो लोग, आज भी जाके उनके यहाँ सारी परंपराएं होती हैं। तो ओबीसी तो नहीं समझ रहा है, और जबकि सारा मामला, सारी राजनीति ओबीसी के ऊपर हो रही है। अगर ओबीसी जाग जाए, जैसे कि अभी नीतीश कुमार ने बिहार में जब इनकी चेतना जागी तो जाति जनगणना कराई इन्होंने बिहार में। कंक्लूड, टाइम का ध्यान रखें, कंक्लूड करें सर। हाँ, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। तो जाति जनगणना पे आ रहा हूं मैं। तो 63% डेटा आया ओबीसी का। 63% जब डेटा आया तो उन्होंने कानून भी बनाया, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ उनके साथ, सब कुछ बदल गया। हाँ, अब वो जाति गणना धरी की धरी रह गई, लागू ही नहीं हो पाई बिहार में। और हमारे जो लोग हैं वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब, ये समस्याएं हमने 5-6 समस्याएं जो थी वो कंक्लूड करी। और परंपराओं की जो मैं बात कर रहा हूं, जब तक हम अपनी परंपराओं को पहचानेंगे नहीं, हमारी जो मूल प्रकृतिवादी परंपराएं हैं उनको हम नहीं पहचानेंगे, उनके अनुसार हमें अपने उत्सव मनाने पड़ेंगे, उन्हीं के अनुसार हमको अपनी दिनचर्या निर्धारित करनी पड़ेगी। जैसे कि आप सुबह उठो, मैं थोड़ा सा बताता हूँ कैसे आप बदल सकते हो अपनी परंपराओं को। ये पैटर्न ब्रेकिंग एक्सरसाइज होती है कि हाउ यू चेंज योर थॉट, हाउ यू चेंज योर बिलीफ सिस्टम, यू शुड अप्लाई योर पैटर्न ब्रेक एक्सरसाइज इन योर माइंड। तो सब सुबह पहले उठो तो सबसे पहले ध्यान करो, विपස්සना करो 15-20 मिनट, फिर 20-25 मिनट आप जो है एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करो तो आपके अंदर थोड़ा सा जो है आपका शरीर अच्छा होगा, मैकेनिज्म अच्छा बढ़ेगा, है ना, हर चीज अच्छी होगी, हमारे डॉक्टर साहब बताते रहते हैं। तो एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज के भी कई हैं, योग हैं, आसन हैं, आपको जिस जिस लेवल की आपकी बॉडी है उस लेवल से आप उस स्ट्रेंथ से करिए। फिर उसके बाद आप अपने कार्य में लगिए, नहाइए धोइए, बच्चों को देखिए, ड्यूटी जो भी कर रहे हैं करिए। फिर जो परंपराएं हो रही हैं बच्चों को भी सिखाइए कि हमारी मूल परंपराएं क्या क्या हैं। जो गलत परंपराएं हैं काल्पनिक, उनको बदल डालो, उनको हटा दो, उनसे परहेज कर लो। जैसे बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं इसलिए दी थी कि आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो ये प्रतिज्ञाएं हैं, ये आपका परहेज है, इससे दूरी बना लो। क्योंकि समझाने बैठो तो लोगों को समझ में नहीं आता, तो उन्होंने कहा कि हम किस किस को समझाएंगे। तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं का एक फार्मूला दे दिया कि भाई इनको मान लो, अडॉप्ट कर लो, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्यों ऐसा कहा।
क्योंकि लोग रिसर्च करने लग जाते हैं ना, तो रिसर्च करना भी चाहिए, लेकिन बाद में करो, उसको समझो। तो 22 प्रतिज्ञाएं उन्होंने इसीलिए दी बाबा साहब ने कि हर चीज आपको कैसे समझाएंगे आप। जो गलत है वो तो मान रहे हो, और जो सही है उसके लिए आप कह रहे हो कि यार ये सही कैसे है। सही चीज के लिए आप लड़ रहे हो कि जो हम सही बता रहे हैं उसको कह रहे हो ये गलत है। यही बिलीफ सिस्टम है, जो बिलीफ सिस्टम बैठ जाता है दिमाग में, यही जड़त तो पैदा कर देता है कि आपको जो सच्चाई है प्रकृति की वो समझ में नहीं आती, और झूठ को आप परिवहन निर्वहन करते रहते हैं। यही परंपराएं हैं, ये झूठ तंत्र है। झूठ तंत्र को हम जीते चले आ रहे हैं। अभी एक सैनी साहब हैं, पूर्व सांसद, उन्होंने क्या बोला, इतनी अच्छी बात बोली उन्होंने कि नकली देवी देवताओं को हम पूज रहे हैं, और जब दिमाग में चढ़ेगा ही नहीं तो आप क्या समझोगे, आपको समझ में नहीं। एक तिलिस्म है, मैं इसको तिलिस्म बोलता हूँ, मतलब रहस्य की कोठरी। इस तिलिस्म को तोड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दूसरी चीज मैं बताना चाह रहा था कि जब आप दिनचर्या करेंगे, ये सब चीजें सीखेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, सच प्रमाणिक किताबें पढ़िए। प्रमाणिक किताबें ऐसी कि जैसे जो आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में हैं, या जो भी लखनऊ के जिस भी विद्यालय में हैं, वो किताब में जो लिखा है, क्या वो ऑक्सफोर्ड लंदन में पढ़ाया जा रहा है वही कॉन्सेप्ट? वही कॉन्सेप्ट क्या अमेरिका की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट हर जगह एक जैसा होता है। जैसे आप, मैंने कहा न्यूटन ने 3 लॉ दिए, तो जो लॉ आप यहाँ पढ़ोगे प्रकृति के, वही लॉ आप ऑक्सफोर्ड में पढ़ोगे, वही लॉ आप पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, वही चाहे कहीं भी किसी भी पार्ट में आप चले जाओ, जापान, सिंगापुर, तो वो कॉन्सेप्ट तो नहीं बदलेगा। लेकिन जो लोकल पुस्तकें होती हैं उसमें मिक्सचर लिखा होता है, वो सच बातें नहीं लिखी होती हैं। तो लोकल पुस्तकों से, अप्रमाणिक पुस्तकों से दूरियां बनाइए, प्रमाणिक पुस्तकें पढ़िए जो साक्ष्यों के आधार पर लिखी गई हैं। तो जब ऐसी चीजों को पढ़ोगे तो विचार वैसा बनेगा, तो चीजें समझ में आएंगी। तो मैं बस यही अपनी बात कह करके समाप्त करना चाहूंगा। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, और इस दौरान अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो कृपया मुझे सूचित करिए कि मैंने ये गलत कहा, मैं उसका सुधार करूंगा। और अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। मुझे अवसर दिया, सुना। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। सर तो बहुत 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 साधु साधु